हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टॉपिक विद सौरभ। इस चैनल में हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका पहला पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है, इसके बारे में डिस्कस करें। तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे हैं। ब्रिटिश जो है वो इंडिया में 1600 में आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ट्रेड करने को इंडिया में आए थे। क्वीन एलिजाबेथ के चार्टर के अनुसार इन्हें एक्सक्लूसिव राइट दिया गया था इंडिया में ट्रेड करने का। 1765 में इन्हें दीवानी राइट मिलता है, ठीक है, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का। 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर होता है, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव 1765 में बंगाल के गवर्नर बनते हैं और इन्हें दीवानी राइट मिल जाता है 3 प्रेसिडेंसीज का, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का। और ये रूल जो है वो, जिसे पूरी तरह से हम कंपनी रूल कहते हैं, वो 1857 तक चलता है। 1857 के बाद जो है ब्रिटिश क्राउन वो डायरेक्ट रूल करती है इंडिया में 1858 तक, और इसके साथ ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो जाता है। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम लोग क्रोनोलॉजी ऑर्डर में दो हेडिंग्स के अंदर पढ़ेंगे। पहला है द कंपनी रूल, जो कि 1773 से 1858 तक है, और दूसरा है द क्राउन रूल, जो कि 1858 से 1947 तक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पहला एक्ट, द रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जैसा कि नाम से ही है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कंपनी के रूल को रेगुलेट करने के लिए कुछ कानून आया था। तो उसमें पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ये एक्ट जो है उसका कुछ मायनों में सिग्निफिकेंट है। पहला एक्ट होने के कारण ये ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। तो पहला स्टेप जो लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना और उसे कंट्रोल करना। दूसरा ये कि कंपनी का जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है उसको रिकॉग्नाइज किया गया इस एक्ट के तहत। तीसरा, जो भारत में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया का, उसका फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया। इस एक्ट का अपना कुछ स्पेशल फीचर है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रखता है, कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल, जो कि 1765 में ये पोस्ट था, उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया 1773 में। 1773 में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे और अंतिम गवर्नर ऑफ बंगाल थे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो है वो गठन किया जाता है, जिसमें 4 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही इस एक्ट के ही तहत सुप्रीम कोर्ट का कलकत्ता में 1774 में इस्टेब्लिश किया जाता है। और इसी एक्ट के तहत जो है गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी जो है उसको सबऑर्डिनेट में रखा जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंतर्गत। कहने का मतलब है कि बंगाल प्रेसिडेंसी जो है उसके अंदर दो है, मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आता है अमेंडिंग एक्ट, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहने के पीछे का कारण ये है कि इस एक्ट को पास किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी फ्लॉज थे, डिफेक्ट थे, उसे ओवरकम करने के लिए। इसमें क्या किया जाता है कि जो गवर्नर जनरल और उसके जो काउंसिल है उनको सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से एग्जेम्प्ट किया जाता है। कैसे कामों के लिए? तो उन्हें जो जो गवर्नर जनरल और इनके जो काउंसिल मेंबर हैं, जो भी एक्ट अपने ऑफिशियल कैपेसिटी के अंतर्गत करते हैं, उस एक्ट के लिए
सुप्रीम कोर्ट को ये जवाबदेही नहीं है। इसी तरह जो है सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से रेवेन्यू मैटर्स को भी जो है वो एक्सक्लूड करके रखा जाता है। इसमें हिंदूज को जो है वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट किया गया एंड मुस्लिम्स को मुस्लिम मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग ट्राई किया गया। इसमें जो है गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल को जो है ये पावर दे दिया जाता है कि वो फ्रेम करेगा रेगुलेशंस। किसके लिए? तो प्रोविजनल कोर्ट्स एंड काउंसिल के लिए। जैसा कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है जिसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, फाउंडेशन स्टोन रखा गया पिछले एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, उसी के आगे गवर्नर जनरल काउंसिल को जो है इस एक्ट के तहत ये पावर दे दिया जाता है कि वो प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल के लिए जो है वो रेगुलेशन फ्रेम करे। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसका भी एक अपना कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जैसे कि द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम आता है। इसके तहत जो है कंपनी का ही जो फंक्शन है उसको दो भाग में बांटा जाता है, कमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शन। कमर्शियल फंक्शन जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर आता है और पॉलिटिकल फंक्शन जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसको रेगुलेट करता है। इस एक्ट का जो है सिग्निफिकेंस होने का दो रीजन है। पहला कि इसी एक्ट में पहली बार कंपनी टेरिटरीज को जो है ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कहा गया, और दूसरा चीज की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको सुप्रीम कंट्रोल दिया गया कंपनी के अफेयर्स और इसके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। ठीक है। फिर आता है एक्ट ऑफ 1786। ये एक्ट जो है वो उस समय के जो गवर्नर जनरल रहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, उनके द्वारा जो दो कंडीशन प्लेस किया जाता है गवर्नर जनरल बनने के लिए, उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए ये एक्ट ऑफ 1786 लाया जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का दो कंडीशन ये था। पहला था कि वो पावर चाहते थे, ओवरराइडिंग पावर, कि वो अपने काउंसिल्स के जो डिसीजन है स्पेशल केसेस में उसको ओवरराइड कर सकते। और दूसरा कि वो कमांडर इन चीफ बनना चाहते थे, मतलब कि वो कमांडर इन चीफ का भी वो पावर चाहते थे। तो इसी दो पावर्स को इनेक्ट करने के लिए एक्ट ऑफ 1786 जो है वो लाया गया। नेक्स्ट क्लास जो है वो चार्टर एक्ट सीरीज पे होगा, जो कि 1793 से चार्टर एक्ट आता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।